तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जजमेंट डे से। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे को कंपेयर करते हैं ब्लड लाइन से एंड अपने रिएक्शंस देते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जजमेंट डे बेटर है या फिर ब्लड लाइन। ऑल टाइम की बात हो रही है, आप अपने रिएक्शंस बताना भाई इसको लेके आपको क्या लगता है कौन रही है बेटर, ओजी ब्लड लाइन या फिर जजमेंट डे। ये न्यू ब्लड लाइन की बात नहीं हो रही है भाई, रोमन जिमी जे सोलो जब साथ में थे उस ब्लड लाइन की बात हो रही है। क्या कहते हैं डोमिनिक, आप देख सकते हो मिस्टीरियो देयर डोमिनेंस बाय सेइंग दैट नो अदर फैक्शन हैज लास्टेड एज लॉन्ग विद एवरी मेंबर holding a championship title across different brands. He gave emphasis to the fact that while the Bloodline is definitely a top faction, they primarily stayed on SmackDown, while the Judgment Day managed to dominate across Raw, SmackDown and NXT at the same time. काफी एक सही पॉइंट देते हैं, आप इसको ऐसे आर्ग्यू नहीं कर सकते, मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। कहते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो कि मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री करता हूं कि ब्लड लाइन एक टॉप फैक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगेन रिपीटिंग, यहाँ पे रोमन रेंस वाले ब्लड लाइन की बात हो रही है। कहते हैं कि ब्लड लाइन एक टॉप फैक्शन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जजमेंट डे ज़्यादा बेटर इसलिए है बिकॉज हमने सिर्फ स्मैकडाउन को ही नहीं बल्कि हमने मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी सबको डोमिनेट करा। आपको भी याद होगा एक टाइम था जब फिन बैलर एंड डायमंड प्रिस्ट, ये दोनों भाई थे अनडिस्प्यूटेड टैग चैंपियंस, रिया रिप्ली थी विमेंस चैंपियन एंड डोमिनिक थे एनएक्सटी के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। तो ये लगभग हर ब्रांड पे जाके डोमिनेट कर रहे थे लोग एंड सब सेम टाइम पे थे। तो ऐसे में भाई ये पॉइंट तो इनका वैलिड है, कहते हैं कि हम सब ने ये सब एक साथ करके दिखाया एंड अभी भी हम सब एक साथ हैं, मतलब इतनी लॉन्ग लास्टिंग फैक्शन है। तो अब देख लो भाई कौन ज़्यादा बेटर है, तुम ही देख लो, हर टर्म पे जजमेंट डे ज़्यादा बेटर है। हालांकि देखो भाई टफ कंपटीशन है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जजमेंट डे बेटर है या फिर ब्लड लाइन बेटर है। आई मीन पॉइंट्स से देखोगे आप, फैक्ट्स पे देखोगे तो जजमेंट डे ऑन पेपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी, लेकिन जस्ट बिकॉज रोमन रेंस हैं ब्लड लाइन में तो एक एडवांटेज मिल जाता है ब्लड लाइन को। ये काफ़ी डिबेटेबल चीज़ है। आपको क्या लगता है कौन सी फैक्शन लॉन्ग रन में ज़्यादा बेटर रही है, जजमेंट डे या फिर ब्लड लाइन? मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस बेसिस पे भी देखोगे कि किसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो जजमेंट डे से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉफिट हुआ है। रिया रिप्ली को भी काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, डायमंड प्रिस्ट को काफ़ी हुआ है, फिन बैलर को थोड़ा कम हुआ है, लेकिन डोमिनिक को भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उधर ब्लड लाइन से भी फायदा हुआ है, जे उसो को ज़्यादा हुआ है, साथ में सेमी जिन को भी बीच में हुआ था एंड रोमन की वजह से तो ब्लड लाइन ही है। तो देखो भाई आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, जजमेंट डे और ब्लड लाइन। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि वाइट 6 को लेके, वाइट 6 के फ्यूचर को लेके एक अपडेट है। क्या वाइट 6 आगे भी मंडे नाइट रॉ में रहने वाली है या फिर स्मैकडाउन की तरफ भी जाएगी? स्टार्टिंग में जब वाइट 6 वाले आए थे तो हमें लगा था भाई कि ये स्मैकडाउन की तरफ भी अपना रुख करेंगे, वहाँ पे भी थोड़ा अपना डर का माहौल क्रिएट करेंगे, बिकॉज जो अगला ही स्मैकडाउन हुआ था इनके डब्ल्यू के बाद, वहाँ पे निक एल्डिस अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रहे थे, तो वो देख के लग रहा था कि हाँ भाई चांसेस हैं, तभी तो ये सिक्योरिटी टाइट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आया नहीं है भाई। अब ऐसे में अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूं चांसेस हैं कि ये मंडे नाइट रॉ पे ही रहने वाले हैं आगे भी। फाइटफुल का कहना है कि अभी के हिसाब से ये मंडे नाइट रॉ के लिए ही प्लान्ड है एंड अभी आने वाले टाइम में भी ये मंडे नाइट रॉ को ही डोमिनेट करेंगे, यानी कि लॉन्ग रन में देखोगे तो स्मैकडाउन के चांसेस अभी नहीं लग रहे हैं। हो सकता है कि अगले साल जाते जाते कुछ हो जाए रेसलमीनिया के अराउंड, या फिर रेसलमीनिया के बाद ड्राफ्ट होता है तो शायद उस टाइम, लेकिन अभी के हिसाब से ब्रांड स्पेसिफिक है, वो भी मंडे नाइट रॉ के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके, रोमन रेंस के कैरेक्टर को लेके अपडेट है कि रोमन वापस आएंगे तो उनको कैसा होना चाहिए। मैट हार्डी कहते हैं कि रोमन को बेबी फेस होना चाहिए लेकिन हील भी होना चाहिए। अभी आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे ये क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं, उसके बाद इसको मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। Former WWE and AEW star Matt Hardy feels that Roman Reigns' babyface character should be the same aesthetic as his heel persona, only this time with him positioned as a hero along with his original bloodline crew of the Usos and Paul Heyman। तो एक्सट्रीम लाइफ ऑफ मैट हार्डी में अपने ही पॉडकास्ट में मैट हार्डी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि रोमन रेंस बेबी फेस बन के तो वापस आएगा, लेकिन रोमन रेंस को फेस गिमिक के अंदर भी अपना वही हील पर्सोना दिखाना चाहिए, यानी कि रोमन के एट्रीब्यूट्स, वो चाल ढाल, वो एटीट्यूड, वो हील वाला ही होना चाहिए। भले रोमन बेबी फेस है, मतलब वो काम अच्छे कर रहा है, लेकिन वो एटीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि वो बेबी फेस बन गया तो उसके बाद लोगों से पिटाई खा रहा है, बेबी फेस बन गया तो पिन हुए जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं मैट हार्डी, कहते हैं कि एंड ये सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई रोमन की ओरिजिनल ब्लड लाइन के साथ में, जब उनके साथ ऊसोज हो एंड पॉल हेमन हो। काफ़ी सही कहते हैं वैसे मैट हार्डी। मैं चाहता हूँ कि हाँ ऐसा ही कुछ हो। वैसे देखो भाई मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि रोमन हील ही रहे, बिकॉज इस चीज़ की आदत लग गई है। और मुझे नहीं पता कि रोमन बेबी फेस बन के आएंगे तो वो कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, लेकिन अगर चलाना है तो भाई हील गिमिक में से कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। तो वही मैट हार्डी भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की तरह ही अगर आपको इनका बेबी फेस गिमिक भी ओवर चाहिए, आप चाहते हो कि वैसा ही रिएक्शन मिले, तो आपको लॉन्ग रन में भी रोमन रेंस को पुराने कैरेक्टर की तरह ही दिखाना पड़ेगा, उनके एटीट्यूड को दिखाना पड़ेगा,
जाएगा उसी तरीके से। एंड ऐसा नहीं है कि बेबी फेस बन गए तो बस सबसे पिटाई खा रहे हैं। अग्री करूंगा मैं इस बात से, आप करते हो या फिर नहीं भाई कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फिनोमिनल 1 एजे स्टाइल्स को लेके। आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपने नहीं किया है तो यहाँ पे आपको WWE की न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले सबसे फास्ट जानने को मिलती है। एजे स्टाइल्स क्लैश ऑफ द कैसल के बाद से गायब है, मनी इन द बैंक भी खत्म हो गया एंड अभी समरस्लैम करीब आ रहा है। एजे स्टाइल्स कहाँ है? एजे स्टाइल्स का मैच हुआ भाई प्रो रेसलिंग NOAH में, मैंने आपको बताया मारूफिजी को हरा चुके हैं एजे स्टाइल्स एंड अभी वहाँ से फ्री हो चुके हैं। क्लैश ऑफ द कैसल के बाद एजे स्टाइल्स उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए थे, काफ़ी कम स्पॉट भी करे गए एंड एजे स्टाइल्स अब स्पॉट किए गए तो सीधा NOAH में मैच को जीत के अब एजे स्टाइल्स आगे WWE टेलीविजन पे कब वापस आएंगे ये अपडेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वापस से रिपीट करना चाहूँगा कुछ और एडिशंस के साथ में। एजे स्टाइल्स शेड्यूल्ड नहीं है करेंटली समरस्लैम के लिए, कोई स्कोप नहीं है कि एजे स्टाइल्स समरस्लैम में कंपीट करेंगे बिकॉज ऑलरेडी कार्ड काफ़ी स्टैक्ड है। 2 मैचेस पहले से अनाउंस्ड है, आज सोलो सिकवा का मैच ऑलमोस्ट ऑब्वियस हो गया, लोगन पॉल का मैच ऑलमोस्ट कंफर्म है LA नाइट से, तो ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं जो कि अभी से प्री डिटरमाइंड है, ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, तो कार्ड में जगह ही नहीं बचती है। तो एजे स्टाइल्स समरस्लैम तक वापस नहीं आने वाले, लेकिन हाँ समरस्लैम के तुरंत बाद इंस्टेंटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एजे स्टाइल्स वापस आ जाएंगे। यानी कि अभी देखो तो ज़्यादा टाइम है भी नहीं, आज 14 जुलाई है, रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुश्किल से समरस्लैम आपका 20 दिन दूर है, 20 दिन बाद आपको एजे स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे WWE टेलीविजन पे। अब ऐसा नहीं है कि समरस्लैम खत्म हुआ सीधा वो आएंगे, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हाँ आपको जल्दी टेलीविजन पे वो देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है लोगन पॉल को लेके। समरस्लैम के अंदर लोगन पॉल फेस करने वाले हैं, अपनी टाइटल डिफेंड करने वाले हैं US चैंपियनशिप अगेंस्ट LA नाइट एंड यहाँ पे सबको पता होगा भाई, ऐसा आई डोंट थिंक कोई होने वाला है जिसको ऐसा लगता है कि लोगन पॉल यहाँ पे चैंपियनशिप अपनी रिटेन करेंगे। लोग काफ़ी ज़्यादा लोगन पॉल से पक चुके हैं, लोगों को लगता है कि लोगन पॉल ने टाइटल रद्दी कर दी। हालांकि अगर देखोगे तो मेन स्ट्रीम काफ़ी करी इन्होंने टाइटल, लेकिन अगर आप WWE बेसिस पे देखोगे सिर्फ तो 245-46 दिन की इनकी रेन हो चुकी है एंड इसमें सिर्फ 2 बार इन्होंने टाइटल डिफेंड करी है। इवन इसको ट्रोल भी करते हैं वो रिसेंट एक वीडियो में, ऐसा कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा है कि टाइटल डिफेंड ही मत करो, टाइटल डिफेंड नहीं करोगे तो चैंपियन बने रहोगे एंड रिकॉर्ड्स बनाओगे, तो ट्रोल भी करते हैं IWC को कुछ इस तरीके से लोगन पॉल। बाकी लोगन पॉल समरस्लैम में हारने के बाद एक लंबे लीव पे जाने वाले हैं, अभी वो लीव पे ही एक तरीके से, लेकिन एक प्रॉपर लीव पे जाएंगे एंड देन उसके बाद आप एक्सपेक्ट करके चलो कि मिनिमम 5-6 महीने तो लोगन पॉल बाहर रहेंगे। अभी अगला जो मैसिव इवेंट होगा WWE का सर्वाइवर सीरीज छोड़ के, बिकॉज लोगन पॉल आई डोंट थिंक वहाँ पे आने वाले हैं। रॉयल रंबल होगा एंड वो होने वाला है फेब में एंड ऐसे में अगर आप देखोगे तो अगर लोगन पॉल अगस्त में वहाँ जाते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब स्टार्टिंग में है रंबल, तो ऑलमोस्ट 5 महीने बाद वापस आ जाएंगे। तो थोड़ा सा लंबा ये लीव होगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि रंबल में वापस आ जाएंगे तो वहाँ से वो एक्टिव हो जाएं, या फिर इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि शायद वो रॉयल रंबल में ना हो, मे भी हो सकता है वो उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर के आसपास वापस आए। लेकिन लोगन पॉल के चांसेस रंबल के इसलिए भी है बिकॉज रंबल मैच काफ़ी सूट करता है उन पे, आपको पता ही है वो रिकोशे के साथ ही उन्होंने जो मोमेंट दिया था, दोनों स्प्रिंग बोर्ड करके एक दूसरे में कोलाइड किए थे मिड एयर, तो वैसे मोमेंट्स लोगन पॉल ही दे सकते हैं, तो उसके लिए उनका मैच के अंदर होना भी जरूरी है। तो हाँ आप एक्सपेक्ट करो कि समरस्लैम में जाने के बाद रंबल के आसपास ही आपको लोगन पॉल देखने को मिलेंगे। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।